देखो यहाँ पे अब हम लोग देखने यहाँ पे क्या मेसोकैरियोटिक सेल, हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स देख चुके थे। ठीक है, तो मेसोकैरियोटिक सेल्स में हम लोग क्या देखना था, मेसो का मतलब क्या होता है, मिडिल। ठीक है, कैरियोटिक मतलब, कैरियोटिक जो टर्म है कहां से है, कैरियोन से है। कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब दोनों के बीच का न्यूक्लियस। मेसो मींस मिडिल, कैरियोन मींस न्यूक्लियस, दोनों के बीच का न्यूक्लियस। किन दोनों के, कौन सा दोनों न्यूक्लियस के बीच का न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब एक ऐसा न्यूक्लियस जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच का न्यूक्लियस होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेसोकैरियोटिक सेल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेसोकैरियोटिक सेल। क्योंकि हम लोग जो भी सेल्स को यहाँ पर डिवाइड किए कि हम लोग को बेसिस क्या है डिवाइड करने का, मेसो है, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के बेस पर डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये जो मेसोकैरियोटिक सेल्स है, हम मेसोकैरियोटिक सेल्स का अगर हम लोग मेजर प्रॉपर्टी का बात करें, यहाँ पे बहुत सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन जो एग्जाम में तुम पूछा जाएगा, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस दिया जाएगा तुमको, कौन सा दो प्रॉपर्टी होगा, कौन सा दो मेजर प्रॉपर्टी होगा जिसके बेस पर तुम वहां पे, अब इतना सारा पॉइंट फिर वहां पे तुमको देगा, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट देगा जो तुम्हारे अक्सर कंपलसरी होता है कि एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट देगा तुमको वहां पे। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन होता है, जो ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जो मेजर पॉइंट होता है उसको ही ज्यादातर क्या देता है एग्जाम में दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बोले जो मेसोकैरियोटिक सेल्स है, इनमें क्या होता है, इनमें न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। जैसे कि तुम वहां पर देखे थे क्या, वहां पर क्या देखे थे, किसमें, प्रोकैरियोटिक में, वहां पे न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था। ठीक है, तो तुम क्या बोल सकते हो, तुम मेसोकैरियोटिक सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल से डिफरेंस कैसे कर सकते हो। प्रोकैरियोटिक में सर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, लेकिन यहाँ पर मेसोकैरियोटिक में न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। डिफरेंस कर लिए। अब तुम इस मेसोकैरियोटिक सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स से डिफरेंस कैसे कर सकते हो। तुम क्या बोलोगे कि सर यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए में क्या था, हिस्टोन प्रोटीन था, तभी वो क्रोमैटिन फाइबर बना रहा था। ठीक है, और वही क्रोमैटिन फाइबर आगे जाके क्रोमोसोम फॉर्म कर रहा था। लेकिन सर यहाँ पे मेसोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस में तो सॉरी डीएनए में क्या होगा, हिस्टोन नहीं होगा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन याद रखना यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन की जगह कौन सा प्रोटीन होगा, यहाँ पे होगा एसिडिक प्रोटीन। तो सर यहाँ पे क्रोमोसोम बनेगा, हाँ यहाँ पे क्रोमोसोम बनेगा। ठीक है, तो डीएनए को तुम हिस्टोन प्रोटीन से कंबाइन नहीं कराओगे तो भी वो क्रोमोसोम बनाएगा, लेकिन यहाँ पे जो क्रोमोसोम बनेगा वो डीएनए के साथ जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कंबाइन नहीं करेगा। यहाँ पे कौन कंबाइन करेगा, एसिडिक प्रोटीन कंबाइन करेगा, और डीएनए कंबाइन विद एसिडिक प्रोटीन टू फॉर्म द क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिन फाइबर। पहले तो क्रोमैटिन फाइबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम क्या देखिए यहाँ पे मेसोकैरियोटिक सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल से डिफरेंस कर सकते हो, और मेसोकैरियोटिक सेल्स को तुम यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंस कर सकते हो। तो मेरा मेजर पॉइंट क्या होगा, मेसोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा। ठीक है, और न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उस बेस पे तुम प्रोकैरियोटिक से डिफरेंस कर सकते हो, और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। ठीक है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, इस प्रॉपर्टी को लेकर के तुम यूकैरियोटिक सेल से क्या कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो। किसको, मेसोकैरियोटिक सेल्स को। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पे अब सारे पॉइंट्स को एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हुआ है क्या, द सेल्स दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो मेसोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होता है जो मेरा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच का होता है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच का होता है। और यहाँ पे देखो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, मतलब न्यूक्लियस क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा। न्यूक्लियस क्या होगा, एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होगा। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होगा, एक बाउंड्री होगा, एक मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसका जो चूंकि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने की वजह से इसका न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सेल दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टाइप। ठीक है, तो पहला क्या है कि जो मेसोकैरियोटिक सेल्स है, जो मेसोकैरियोटिक सेल्स है दोनों के बीच का इंटरमीडिएट है। किसके किसके बीच का इंटरमीडिएट है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टाइप का। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड एंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। यहाँ पर बताया ना कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और ये क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा। मतलब इसके पास क्या होगा, अगर हम लोग बोल सकते हैं एक न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, मतलब वो कैसा न्यूक्लियस हो गया, एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम्स होगा। हम बताया ना यहाँ पे डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन की जगह पे क्या होगा, एसिडिक प्रोटीन होगा। तो ये एसिडिक प्रोटीन क्या करेगा, इन डीएनए के साथ कंबाइन करके फाइनली क्या बनाएगा, क्रोमोसोम्स को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे देखो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, और डीएनए किसके साथ कंबाइन कर रहा है, एसिडिक प्रोटीन के साथ। बोलो क्लियर है।
दूसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। पहले यहाँ बता चुके हैं ना कि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, तभी तो हम यूकैरियोट्स से क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है, अलग किया है। सेंट्रोसोम एब्सेंट, सो माइटोटिक स्पिंडल और स्पिंडल फाइबर डज नॉट फॉर्म, सो माइटोसिस एब्सेंट। यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देने वाला बात देखो कि जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम यहाँ पे वो एब्सेंट होता है। अपन लोग से सेंट्रोसोम होता क्या है, ठीक है, सेंट्रोसोम वो सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल्स में होता है, और ये प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग सेल डिवीजन वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम पूरा क्लियर करेंगे। सेंट्रोसोम तो हम लोग यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो कांसेप्ट है ना, माइटोटिक स्पिंडल वाला, ये जो माइटोटिक स्पिंडल वाला जो कांसेप्ट है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये माइटोटिक स्पिंडल होता क्या है। ठीक है, तो देखो माइटोटिक स्पिंडल क्या होता है। देखो सबसे पहले ये जो होता है क्या, सेंट्रोसोम, पहले सेंट्रोसोम समझो क्या होता है। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनेल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम के अंदर में क्या होता है, दो सिलेंड्रिकल, ठीक है, दो सिलेंड्रिकल बॉडीज प्रेजेंट होता है, जो दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेंट्रिओल। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रिओल, सेंट्रिओल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेंट्रिओल। तो अब ये जो सेंट्रिओल है ना, ये जो सेंट्रिओल है, ये जो सेंट्रिओल है, इसके पास होता है क्या, ये सेंट्रिओल किस चीज का बना होता है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रिओल होता है ना, ये ऐसा ऐसा करके क्या होगा, एक पतला पतला क्या होगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होगा इसके अंदर में। ठीक है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोट्यूबुल। ठीक है, मतलब माइक्रोट्यूबुल मतलब कैसा हो गया, मतलब अगर तुम इसका स्ट्रक्चर तुम देखोगे, तो ये जो पतला रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो रेड वाला है, ठीक है, उसको हम लोग अगर बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा तुमको। ठीक है, वो कुछ तुमको ऐसा दिखेगा। मतलब ऐसा। ठीक है, तो ये तुमको दिख रहा है, ठीक, इस तरीके से क्या होगा, ये जो स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने बनाया है, ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, रॉड लाइक, ट्यूबुलस लाइक, उसको मैंने जूम करके यहाँ पे बनाया। ठीक है, अगर तुम उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू करोगे तो वो ऐसा दिखेगा। और तुमको जिसमें जो इस ये जो तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, पूरा ये जो पूरा स्ट्रक्चर है क्या है, माइक्रोट्यूबुल है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है, माइक्रोट्यूबुल है। अब ये जो माइक्रोट्यूबुल में ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, जो स्फेरिकल लाइक है, उसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते क्या, ये जो स्फेरिकल लाइक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, एक सब यूनिट है। किसका सब यूनिट है, किसका सब यूनिट है, माइक्रोट्यूबुल का सब यूनिट। सब यूनिट मतलब जो माइक्रोट्यूबुल्स को फॉर्म कर रहा है, जो माइक्रोट्यूबुल्स को बना रहा है। तो माइक्रोट्यूबुल्स क्या है, एक छोटे छोटे स्फेरिकल लाइक बॉल लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बन रहा है, एक स्फेरिकल लाइक सब यूनिट से मिलकर बन रहा है। इन सब यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्यूबुलिन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन क्या है, ट्यूबुलिन इज अ प्रोटीन। अगर ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा और ये जो माइक्रोट्यूबुल है क्या है, वो भी ट्यूबुलिन का बना हुआ है, दैट मींस ये जो माइक्रोट्यूबुल होगा कैसा नेचर का होगा, ये भी प्रोटीन नेचर का हो गया, क्योंकि ये भी क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। तो ये भी कैसा हो गया, तो माइक्रोट्यूबुल क्या हो गया, प्रोटीन का बना हुआ है। क्लियर हो गया था। अब देखो, अब ये मैंने क्यों बताया, अभी समझ में आएगा क्यों बताया। ठीक है, अब ये जो माइक्रोट्यूबुल बना हुआ बच्चों, इसको ध्यान रखना, तुमको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि ये सेंट्रोसोम है, ये जो पूरा स्फेरिकल स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, ये पूरा सेंट्रोसोम है। ठीक है, इसको मैंने क्या कहा, इसको बोला मैंने सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम के अंदर में क्या है, टू सिलिंड्रिकल बॉडीज है, जो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, जो माइक्रोट्यूबुल्स का बना हुआ है। और हर एक ये जो पूरा माइक्रोट्यूबुल्स है, वो छोटे छोटे सब यूनिट्स का बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबुलिन बोलते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो, ये जो माइक्रोट्यूबुल है, ये जो सेंट्रिओल है ना, ये सेंट्रिओल क्या बनाता है, ये सेंट्रिओल बनाता है क्या, आगे चल के बनाता है, ये बनाता है तुमको क्या, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान बनाता है क्या, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब एक सेल डिवाइड करता है ना, जब एक सेल डिवाइड करता है, तो उस समय सेल डिवीजन के दौरान ये बनाता है क्या, ये बनाता है तुम्हारा क्या, एक फाइबर्स, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है। अब तुम बोलो यहाँ पे ये फाइबर किस चीज का होगा,
ये फाइबर भी प्रोटीन का होगा। क्यों? क्योंकि इसको कौन बना रहा है? माइक्रोट्यूबुल बना रहा है, और माइक्रोट्यूबुल क्या है? प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो ये भी कैसा स्ट्रक्चर होगा? फाइबर्स प्रोटीन का बना होगा। लेकिन इस फाइबर को लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं इसको लोग? स्पिंडल फाइबर। इसको बोलते हैं क्या हम लोग? स्पिंडल फाइबर, ठीक है। या फिर तो उसको बोलते क्या है? माइटोटिक स्पिंडल, या फिर इसको हम लोग बोलते क्या? माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल। अब बोलो सर इसको माइटोटिक स्पिंडल क्यों बोलते हैं? इसको माइटोटिक स्पिंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये माइटोसिस, जब माइटोसिस क्या है? माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। हम लोग के बॉडी में दो तरह के सेल डिवीजन होता है, एक माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, एक मियोसिस सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस को हम लोग माइटोटिक भी बोलते हैं। माइटोटिक सेल डिवीजन किसके लिए यूज कर सकते हैं? जो ऐसा ग्रोथ जो बॉडी के अंदर में, बॉडी के सोमैटिक सेल्स में हो रहा है, बॉडी के लिए, बॉडी के अंदर में याद रखना जो भी ग्रोथ होता है, फॉर बॉडी में अगर ग्रोथ करना होता है ना, तो वहां पे क्या होता है? सेल्स को डिवाइड करना होता है। तो बॉडी में जब भी किसी सेल्स का ग्रोथ होता है ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करके, 3 से 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? लोग उसके लिए यूज करते हैं क्या? हम लोग सोमैटिक सेल्स, मतलब वहां पे क्या हो रहा है? बॉडी के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? सोमैटिक डिवीजन। तो सोमैटिक डिवीजन या बॉडी सेल्स के अंदर अगर कोई डिवीजन होता है, तो वहां पे कौन रिस्पांसिबल होता है? कौन सा सेल डिवीजन होता है? वहां पे माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, जिसका दूसरा नाम क्या है? माइटोसिस भी, माइटोटिक भी है, ठीक है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन के दौरान ये फाइबर्स बन रहा है ना, ये स्पिंडल फाइबर बन रहा है, इसीलिए इसको लोग क्या बोलते हैं? माइटोटिक स्पिंडल बोलते हैं, या फिर इसको लोग बोलते हैं क्या है? स्पिंडल फाइबर। बोलो क्लियर है इतना? अच्छा, अब ये बोलो सर ये स्पिंडल फाइबर क्या करता है सर? अब देखो ये स्पिंडल फाइबर क्या करेगा? देखो यहाँ पे ये जो स्पिंडल फाइबर क्या चीज का बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। देखो ये करेगा क्या? देखो अब हमको मालूम है ना, एक सेल्स के अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ना, एक सेल्स के अंदर में हम बनाएंगे यहाँ पे क्या होता है? एक ऐसा बड़ा सा सेल्स बनाते हैं, ठीक है। इसको तुम लोग, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, इसको मिटाता हूँ, ठीक है। एक सेल्स के अंदर क्या होता है? तुम लोग मालूम है क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। हमको मालूम है क्या? एक सेल्स में ऐसे बड़ा सा सेल्स बनाता हूँ मैं यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में मैंने बताया था क्या? ऐसे ऐसे करके बहुत सारा, ठीक है, मतलब धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जो कि लेस कॉइल स्ट्रक्चर्स था, मैंने बताया था, जिसको मैंने क्या बोला था? क्रोमैटिन फाइबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर। अब ये जो क्रोमैटिन फाइबर है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? सेल डिवीजन देख रहे हैं ना। जब एक सेल डिवाइड करने वाला होता है, तो उस समय ये क्रोमैटिन फाइबर जो है, ये क्रोमैटिन फाइबर जो है, वो बनाता है क्या? क्रोमोसोम। अब बोलो सर ये क्रोमोसोम्स कैसे बनता है? तो क्रोमोसोम्स कैसे बनाता है? पिछले क्लास में मैंने बताया था, क्रोमैटिन फाइबर क्या होता है? अपने आप को करता है क्या? कॉइलिंग। क्रोमैटिन फाइबर क्या करता है अपने आप को? कॉइलिंग। कॉइलिंग मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल सा है, ऐसे 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 करके ये धागा जैसा रचना है, कहां पे? इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अब ये जो दोनों थ्रेड्स क्या होगा? इसको तुम ऐसे ऐसे करके क्या होता है? कॉइलिंग करने लगता है, ऐसे ऐसे। जब ये कॉइलिंग होगा ना, तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? ये कॉइल होने के बाद हो जाएगा ये शॉर्ट एंड थिकेन स्ट्रक्चर। ये हो जाएगा बच्चों क्या? शॉर्ट एंड थिकेन स्ट्रक्चर्स। दिस शॉर्ट एंड थिकेन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? देखो अभी धीरे धीरे कैसा हो जाएगा? ये बना लेगा तुम्हारा क्या? ऐसा धागे जैसे रचना, एक ऐसा थिक स्ट्रक्चर्स बनाएगा। ये जो तुमको दिख रहा है ना, यही आगे चल के फिर ऐसा स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो ऐसे वाले ऐसे स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसे करके क्या होगा? बीच में होगा यहाँ पे क्या? यहाँ पे होगा एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है? सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर और सेंट्रोसोम अलग अलग है। ये है सेंट्रोसोम, ये क्या है? सेंट्रोमियर। क्लियर है? अब ये जो शॉर्ट एंड थिक स्ट्रक्चर्स बना, इसको हम लोग बोलते क्या है? क्या बोलते हैं इसको? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। तो तुमको पता चल चुका है कि क्रोमोसोम कौन बनाता है? क्रोमैटिन फाइबर ही बनाता है। कब बनाता है? जब सेल डिवाइड होने वाला रहता है, तो उस समय ये क्रोमैटिन फाइबर धीरे धीरे अपने आप को कॉइल करता है। कॉइल करने से क्या होता है? जो क्रोमैटिन फाइबर लेस कॉइल स्ट्रक्चर्स था, वो धीरे धीरे थिक एंड शॉर्ट एंड थिक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी शॉर्ट एंड थिक स्ट्रक्चर्स को हमने क्या कहा? हम लोग उसको बोले क्या? क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम्स है कहां पे होगा? ये होगा तुम्हारा कहां पे? क्रोमैटिन फाइबर कहां पे है? न्यूक्लियस में है, तो क्रोमोसोम्स भी कहां होगा? न्यूक्लियस में होगा। तो सबको कहां भेजो? न्यूक्लियस के अंदर में। अब इसके अंदर हम लोग देखते क्या है? इसके अंदर में मान लो क्या है? 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। इसके अंदर में क्या है? 2 ऐसे क्रोमोसोम है। क्लियर है? ठीक है। ये 2 क्रोमोसोम और बीच में क्या ऐसे सेंट्रियोल है, सॉरी सेंट्रोमियर है,
क्लियर है? अब बोलोगे सर अब देखो यहाँ अब इंपॉर्टेंट बात समझो, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाता है। क्या होता है यहाँ पे, जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां पूरा डिटेल में देखना है हम लोग को, लेकिन फिलहाल यहाँ पे समझने के लिए एक बात ध्यान रखो, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया, यहाँ से डिसअपियर हो गया, मतलब गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। जैसे ये डिसअपियर होगा तुम लोग इसको डिसअपियर करते हैं, हटाओ इसको, खत्म ये। अब क्या हो गया, ये दोनों क्रोमोसोम्स कहाँ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स्ड विद साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो हट चुका है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर में जितना सारा प्लाज्मा था, फ्लूइड था, वो अब साइटोप्लाज्म के फ्लूइड से जाकर के मिक्स अप हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ से डिसअपियर हुआ, न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स्ड विद साइटोप्लाज्म। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्रोमोसोम्स कहाँ है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब होना क्या है, डिवीजन, क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। तो हम यहाँ पर क्या देखे थे कि हम बताते ना, ये जो सेंट्रियोल है क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है। तो बोलोगे सर स्पिंडल फाइबर का काम क्या है, अब ये जो स्पिंडल फाइबर है, अब हम क्रोमोसोम्स यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पिंडल फाइबर है वो ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके अटैच होगा, किसके साथ, क्रोमोसोम के साथ ऐसे अटैच होगा। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर ऐसे ऐसे करके अटैच होता है। कौन से फेज में अटैच होता है, तो याद रखना मेटा फेज में अटैच होता है। ठीक है, मेटा फेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बनता है और जितने सारे क्रोमोसोम्स है वो आकर के इस स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं बाय मींस ऑफ सेंट्रोमियर। क्लियर है? तो सीखो सेंट्रोमियर के थ्रू सब स्पिंडल फाइबर से वो क्रोमोसोम्स अटैच हो चुके हैं। यहाँ पे कौन से फेज में होता है ऐसा, मेटा फेज में होता है। जब हम लोग डिवीजन वाला फेज पढ़ेंगे तो वहां पूरा क्लियर करेंगे। बस इतना याद रखो कि मेटाफेज के दौरान सारे क्रोमोसोम्स जो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स रहते हैं, बिखरे हुए पड़े रहते हैं, वो सारे के सारे क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एट द मेटाफेज स्टेज, ठीक है, एट द मेटाफेज स्टेज वो आके यहाँ पे स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाएंगे बाय मींस ऑफ सेंट्रोमियर। अब जुड़ने से क्या हुआ सर, इससे फायदा क्या हुआ, अब देखो ना यहाँ पे ये क्या है, अब तुमको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, एक नया सेल्स को बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, एक सेल डिवाइड करके दो सेल्स बना रही है। तो एक सेल जब डिवाइड करके दूसरा सेल्स बनेगा तो दूसरे वाले सेल्स में भी क्या होना चाहिए, क्रोमोसोम्स जाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल एक सेल्स में होगा वो सारा जेनेटिक मटेरियल सेकंड सेल्स में भी होना चाहिए, मतलब पेरेंट डॉटर सेल्स में भी होना चाहिए ना, क्योंकि एक सेल से जब नया सेल्स बनता है तो उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, डॉटर सेल्स। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये डॉटर सेल्स यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, जस्ट लेट कर लो कि यहाँ पे एक डॉटर सेल्स बन रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या हो गया, एक डॉटर सेल, यहाँ पे डॉटर सेल। ठीक है, तो बोलोगे सर डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स कैसे जाएगा, तो पेरेंट सेल्स के अंदर में जो प्रेजेंट क्रोमोसोम्स होगा उसको क्या होगा, ये स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, ऐसे उसको बांट देगा, उसको दो हिस्सों में बांटेगा, इसको पुल करा। देखो ये जो फाइबर्स है ना, वो इस क्रोमोसोम्स को, ये वाला जो साइड है क्रोमोसोम्स को, इसको इस साइड खींच रहा है और पुल कर रहा है, और ये वाला जो स्पिंडल फाइबर है क्रोमोसोम्स की इस साइड को ऐसे पुल कर रहा है। मतलब तुम समझ लो कि किसी भी मान ये पेन है, ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर दोनों पकड़ा और क्रोमोसोम को खींच रहा है किधर, बाहर की तरफ। बाहर के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, पेरीफेरी, उसको डालो खुल गया। देखो दो हिस्सों में बैठ गया, तो ये भी क्या हो, दो हिस्सों में बैठ गया ना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये इसको जब इसको पुल करेंगे ना, इसको पुल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कैसा बनेगा वो, ऐसा। देखो ये बड़ा सा सेल बनाते हैं यहाँ पे, ये मान लो सेल है और क्रोमोसोम्स को दो हिस्से में बांट दो, ऐसे, ये ऐसे, ये भी कैसा हो जाएगा, ऐसा। तो देखो यहाँ पे इसका सेंट्रोमियर। अब देखो यहाँ पर कितना क्रोमोसोम था, दो, यहाँ पर कितना क्रोमोसोम थे, चार। दो एक सेल्स का, ये पेरेंट सेल्स के अंदर में जो प्रेजेंट था दो क्रोमोसोम्स, वो अब स्पिंडल फाइबर के थ्रू पुल करके उसको स्प्लिट कर दिया गया। दोनों खींचा तो ये सेंट्रोमियर पीछे क्या हो गया, स्प्लिट कर गया, टूट गया, और टूटने से क्या हो गया, दो क्रोमोसोम्स यहाँ पे चला गया, किस सेल्स में, डॉटर सेल्स में। मान ये क्या था हम लोग का, ये हो गया तुम्हारा डॉटर सेल्स, और ये था तुम्हारा इसी पेरेंट सेल से डिवाइड करके क्या हो गया, दो डॉटर सेल्स बन गए। तो पेरेंट सेल्स क्या हुआ, डिवाइड किया, क्योंकि वो मालूम है एक सेल्स डिवाइड करके क्या बनता है, दो बनता है, तो पेरेंट सेल डिवाइड करके क्या बना लिया, दो डॉटर सेल्स। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम्स, दो क्रोमोसोम्स यहाँ पे आ गया और दो क्रोमोसोम्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा कैसा, ये बन गया तुम्हारा ऐसा क्रोमोसोम्स।
ठीक है, ये बन गया तुम्हारा क्या ऐसा क्रोमोसोम्स, ठीक है, ऐसा हो गया क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हें मालूम है ना, एक सेल डिवाइड करता है तो क्या बनता है, दो बनता है ना। एक सेल डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा, दो बनेगा। उसी तरह ये भी डिवाइड करके क्या बनाएगा, दो बनाएगा। ये भी डिवाइड करके क्या बनाएगा, दो बनाएगा, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा, स्पिंडल फाइबर का काम क्या होगा, स्पिंडल फाइबर हेल्प्स इन इक्वली डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल या फिर क्रोमोसोम्स इन ए पेरेंट सेल इनटू ए डॉटर सेल। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पे पॉइंट नोट कर लो। स्पिंडल फाइबर हेल्प्स इन, ठीक है, इक्वल डिवाइड है ना, देखो बराबर बराबर डिवाइड हुआ, दो यहाँ आया दो यहाँ आया, इक्वली डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम in a parent cell into a daughter cell, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर हेल्प किया क्या, इसको क्रोमोसोम्स को इक्वली डिविजन्स करने में, कहां से, पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट था उसको डिवाइड करके, उसको इक्वली डिवाइड करके उसको डॉटर सेल्स में ला दिया, ठीक है। मतलब फाइनली क्या बोल सकते हैं, अगर फाइनली तुम बोलो क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर हेल्प्स इन सेपरेटिंग द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। स्पिंडल फाइबर हेल्प्स इन दैट बोल सकते हो क्या करेंगे, हेल्प कर क्या, दैट बोल सकते हो क्या, हेल्प्स इन सेल डिवीजन। अगर तुम एक वर्ड में बोलो तो ये सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है, क्योंकि अगर ये क्रोमैटिक फाइबर, अगर ये क्रोमोसोम्स अलग-अलग अपोजिट सेल्स में नहीं जाएगा, दो डॉटर सेल्स में नहीं जाएगा, तो सेल तो डिवाइड ही नहीं होगा ना। अब तो मालूम है कि ये जो क्रोमोसोम्स है वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक सेल का सारा इंफॉर्मेशन उसके डीएनए में होता है, उसके क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके जीन के उसमें उसके अंदर जो प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल, जीन, वो सब इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक कैरेक्टर को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करके रखता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे, हम लोग देख चुके हैं कि ये जो हम लोग का स्पिंडल फाइबर है या माइटोटिक स्पिंडल है, वो क्या करवा रहा है, मेरा हेल्प्स इन सेल डिवीजन करवा रहा है। बोलो क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल डिवीजन, इसे अब यहाँ पे देखो सेल डिवीजन जो होगा यहाँ पे, इसे अमिटोटिक टाइप, एमिटोटिक टाइप मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखो सेल डिवीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, एमिटोटिक टाइप। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो गया, सेंट्रोसोम तो एब्सेंट है ना, यहाँ पे तो क्या है, सेंट्रोसोम एब्सेंट है। अगर यहाँ पे सेंट्रोसोम एब्सेंट होगा तो ये क्या, यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल बनेगा, ये जो स्पिंडल फाइबर बना था वो बनेगा, नहीं बनेगा ना। नहीं बनेगा तो क्या होगा, क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की तरफ नहीं जाएगा, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम्स डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स में जा रहा है, वो डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा ना। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, सेंट्रोसोम नहीं है, सेंट्रोसोम नहीं होगा तो सेंट्रियोल नहीं होगा, सेंट्रियोल नहीं होगा तो ये स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा। अगर ये फाइबर नहीं बनेगा तो क्रोमोसोम्स एक दो अपोजिट दो डॉटर सेल्स में नहीं जाएगा, दैट मींस वहां पे सेल ही डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। वहां पे सेल डिवाइड नहीं करेगा, मतलब वहां पे अगर सेल डिवाइड नहीं करेगा वहां पे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखा है, यहाँ पर सेंट्रोसोम एब्सेंट, यहाँ पे सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है किसमें, मेसोकैरियोटिक्स में, सो माइटोटिक स्पिंडल और स्पिंडल फाइबर डज नॉट फॉर्म। तो तुमको इतना तो पता चल चुका है कि सेंट्रोसोम माइटोटिक स्पिंडल बनाने के लिए या फिर स्पिंडल फाइबर को बनाने के लिए सेंट्रोसोम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। विदाउट सेंट्रोसोम तुम स्पिंडल फाइबर या फिर माइटोटिक स्पिंडल को फॉर्म नहीं कर सकते हो, दैट मींस वहां पे माइटोटिक सेल डिवीजन क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे माइटोसिस क्या होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा। तो बोलो सर यहाँ पे माइटोसिस नहीं होगा तो सेल डिवाइड कैसे करेगा, तो यहाँ पर माइटोसिस नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवीजन का और एक टाइप होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमिटोटिक टाइप। एमिटोटिक टाइप क्या होता है सर, ये कोई लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, ये सर ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होता है जो छोटे कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स होता है, लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें होता है एमिटोटिक टाइप। मतलब एक ये जहां पे भी लग गया है मतलब वहां पे नॉट ए मेटोटिक, मतलब यहाँ पे मेटोटिक नहीं होगा। तो यहाँ पे मेटोटिक नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट सेल डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। वहां पे क्या होगा, डायरेक्ट सेल डिवाइड कर। देखते हो कि बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर में ये सब प्रोसेस नहीं होता है, वहां पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब कुछ नहीं होता है। एक भी देखना कि जो बैक्टीरिया है उनका जो ग्रोथ रेट होता है ना, बहुत फास्ट होता है, अपने आप को बहुत स्पीड से रेप्लिकेट कर सकता है, अपने आप को बहुत स्पीड से मल्टीप्लाई कर लेता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बैक्टीरिया में क्या होता है, वहां पे माइटोटिक स्पिंडल नहीं बनता है, वहां पर मिटोसिस सेल डिवीजन नहीं होता है, वहां पर माइटोसिस सेल डिवीजन नहीं होता है, वहां पर माइटोसिस एब्सेंट होता है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पे डायरेक्ट सेल डिवीजन होता है,
ठीक है, वहां पर एक सेल्स डायरेक्टली डिवाइड कर जाता है, इसीलिए कोई भी डायरेक्ट प्रोसेस में क्या होता है, कम टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए एक बैक्टीरिया अपने आप को बहुत हाई स्पीड से रेप्लिकेट कर सकता है। तो याद रखना जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके पास क्या होता है, एमिटोटिक टाइप का सेल डिवीजन होता है। बोलो क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ पे सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेल वॉल नहीं होता, सर यहाँ पे क्या होगा, सेल वॉल की जगह पर यहाँ पे और एक कवरिंग होगा, उसके जगह पे एक कवरिंग होगा, मतलब उसको बोल सकते हो कि यहाँ पर सेल वॉल को रिप्लेस कर दिया गया, और रिप्लेस करने की जगह पे वहाँ पे एक कवरिंग लाया गया। इस कवरिंग को हम लोग बोलते क्या है, थीका या फिर पेलिकल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, थीका या फिर पेलिकल। और देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड एंड प्रेजेंट, ये सब कुछ क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो देखो ये कैसा थोड़ा सा यूकैरियोट्स के जैसा फीचर है ना, यूकैरियोट्स में क्या था, वहां पे भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनी वहां पे भी प्रेजेंट था। फ्लैजिला प्रेजेंट, फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट होगा मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूबुल। यहाँ पे जो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा वो किस चीज का बना होगा, माइक्रोट्यूबुल्स का बना होगा। किस चीज का बना होगा, माइक्रोट्यूबुल का। देखो बिल्कुल देखे थे ना, माइक्रोट्यूबुल क्या होता है, वो एक ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे पिगमेंट्स प्रेजेंट, अगर यहाँ पे पिगमेंट्स होगा तो वो किसके अंदर सिचुएटेड होगा, उसका लोकेशंस कहाँ होगा, उसका लोकेशंस होगा कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में, ठीक है, कहाँ पे होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में। इसका एग्जांपल्स क्या क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे जिम्नोडेनियम, पेरिडिनियम, नॉक्टिलुका, ठीक है, और जिम्नोडेनियम, पेरिडिनियम एंड नॉक्टिलुका, ठीक है। अब देखो मेसोकैरियोटिक सेल्स को देने वाले ये जो मेसोकैरियोटिक टर्म्स है ना, इनको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, डॉज, ठीक है। द टर्म मेसोकैरियोट्स प्रोपोज्ड बाय डॉज, क्लियर है। अब हम लोग आते हैं अपने क्या नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखो ये डायग्राम में तुम क्या दिख रहा है, ठीक है, देखो ये डायग्राम में क्या दिख रहा है तुमको, ये डायग्राम जो बना हुआ है ये एक बैक्टीरिया का है, ठीक है, ये बैक्टीरिया का डायग्राम है, ठीक है, मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम है, और ये वाला जो है तुम लोग किसका है, यूकैरियोटिक सेल्स का है। किसका है, यूकैरियोटिक सेल्स का। अब देखो यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कुछ समझ लो यहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो बड़ा सा ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है ना, ये वाला अंदर में, ठीक है, ये देखो इसका क्या है, साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म के अंदर में जो छोटा छोटा दाने के जैसे सामान दिख रहा है, ठीक है, जो ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो तुम लोग को बताते क्या है, वो क्या हम लोग का राइबोसोम्स है, ठीक है ना, क्योंकि हमको मालूम है प्रोकैरियोटिक सेल में एक मात्र सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है हम लोग का, राइबोसोम्स होता है, जो कि कैसा होता है, मेम्ब्रेनलेस होता है, जिसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन्स नहीं होगा, ओके। अब देखो यहाँ पे ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है, जिसका जेनेटिक मटेरियल हम बता देना, इसके पास डीएनए नहीं होता है, सॉरी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में क्या था, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, दैट मींस यहाँ पे क्रोमोसोम से नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ये क्या होगा, ठीक है, ये क्या होता है, देखो कहाँ पे ये जो रीजन है, ठीक है, जिस रीजन में साइटोप्लाज्म एक जगह पे जिस जोन में बिखरा हुआ है, ठीक है, इस रीजन को हम लोग क्या बताते हैं, न्यूक्लियर रीजन को हम क्या बताते हैं, जीनोफोर बोलते हैं। ये जो हम लोग का ये यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल जिस न्यूक्लियर रीजन में है, ठीक है, इस रीजन को हम लोग हमने क्या नाम दिया था, इसको बोलते क्या, जीनोफोर बताया था, ठीक है, या फिर इसको बोलते क्या, क्रोमैटिन बॉडी, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे ना यहाँ पर ये, इसको मैंने क्या बताया, जीनोफोर बताया इसका नाम, ठीक है। ये जीनोफोर क्या हो गया, एक क्रोमैटिन मतलब न्यूक्लियर रीजन, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, जिस वजह से इसका जिस वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, वो साइटोप्लाज्म में एक जगह पे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जोन में, वो एक जगह में प्रेजेंट होगा, और ये जो न्यूक्लियर रीजन को हम क्या बोले, जहाँ पे उसको हम लोग क्या नाम दिए, जीनोफोर, क्रोमैटिन वाइट बॉडी, ठीक है, या फिर और एक नाम दिए जिसको न्यूक्लियोइड भी बोले थे, न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड बोले थे। बोले क्लियर है? चलो, तो ये हम लोग का एक नॉर्मल से क्या हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल का ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये ग्रीन का दिख रहा है, बोलो सर ये क्या है, इसको लोग बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, ठीक है, ये जो होता है हम लोग का मेन डीएनए होता है। तो याद रखना बैक्टीरिया के अंदर मेन डीएनए के अलावा भी क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, जिसको इसको क्या बोल सकते हो, प्लाज्मिड बोल सकते हो। इसका कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी इसको जरूरत नहीं है, ठीक है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा वहाँ पे जरूर बताएंगे, क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया लोग क्या, अब ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये देखो ये क्या है, ये फ्लाजिलम है, ये इसका फ्लाजिलम, ठीक है।
ये फ्लैजेलम, तो मतलब ये फ्लैजेलम क्या करवा रहा है, ये फ्लैजेलम बैक्टीरिया ये जो ऐसे करके, ठीक है, वी फ्लैग मूवमेंट करेगा ना, इसकी वजह से क्या होगा, ये बैक्टीरिया आगे की तरफ मूव करेगा। तो बैक्टीरिया के अंदर में मोटिलिटी दैट मींस मूवमेंट किस वजह से होता है, उसके फ्लैजेला की वजह से होता है। क्लियर है? तो बैक्टीरिया अपने मोटिलिटी को शो करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेलम। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये देखो इसका मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, अंदर वाला क्या है, देखो साइटोप्लाज्म पे ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना, ये उसका क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके बाद वो सेल वॉल है, फिर अभी आगे हम देखेंगे ये वाला जो लेयर है सेल वॉल के ऊपर, ये लेयर को भी देखना है। ठीक है, ठीक है, और देखो ये वाला जो क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स देखो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है। देखो उसमें क्या क्या है, गोल्गी एपरेटस है, जिसको लोग गोल्गी बॉडी बोलते हैं, सेंट्रियोल है। देखो अभी हम ऊपर थे ना, सेंट्रोसोम के अंदर में क्या होता है, दो सेंट्रियोल। देखो ये सेंट्रियोल कैसा दिख रहा है तुमको, दो सिलिंड्रिकल बॉडी दिख रहा है, दिख रहा है ना। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसा है, परपेंडिकुलर है। और देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सेल प्रोटोप्लाज्म का कवरिंग है। ठीक है, ये उसका साइटोस्केलेटन है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे साइटोस्केलेटन बचे, वो भी हम लोग को पढ़ना है अभी। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्म क्या है, रेटिकुलम है। क्लियर है? ये क्या है, न्यूक्लियस है, बीच में देखो ये सेंटर में न्यूक्लियस है, और लाइसोसोम्स है। तो ये सभी का सभी क्या है, एक कंप्लीट बोल सकते हो एक वेल डिफाइंड, ठीक है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है यहाँ पे। ठीक है, पूरा कंप्लीट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है यूकैरियोट्स के अंदर में, जो कि सब का सब यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा ओवर आइडिया, ठीक है, वो पूरा हम लोग देख चुके हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, ठीक है, मेसोकैरियोटिक सेल्स क्या है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब जो हम लोग को देखना है, देखो यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है। ठीक है, कुछ हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है, नोट पॉइंट देखना है। वो नोट पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है, एल्गा आर दी ऑर्गेनिज्म। देखो एल्गा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जो शो करता है क्या, प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, एल्गा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक तीनों को ही शो करता है, तीनों के अंदर में आता है। जैसे अगर हम बात करेंगे साइनो बीजीए, बीजीए क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गा का और को क्या बोलते हैं, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, मतलब साइनोबैक्टीरिया को तुम बीजीए भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एक्चुअल में है बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया होगा तो ये कहां पे होगा, प्रोकैरियोट्स में होता है। ठीक है, लेकिन ये प्रोकैरियोट तो है ही है, प्रोकैरियोट वाला फाइलम के अंदर में है। तो लेकिन ये क्या शो कर रही है, ये क्या शो कर रहा है, देखो एल्गा शो कर रहा है, क्योंकि ये देखो ना, एल्गा शो क्या कर रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल कॉल्ड बीजीए और साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया को बीजीए भी बोल सकते हैं, और बीजीए क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गा। तो साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा क्या होता है, ये एक प्रोकैरियोट्स होता है, ये बैक्टीरिया होता है जो किसको शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, ये प्रोकैरियोट्स को शो कर रहा है। क्लियर है? अब देखो तो ये क्या है, एल्गा देखो प्रोकैरियोट्स को भी शो कर रहा है। फिर देखो एक एल्गा क्या है हम लोग का, डायनोफ्लैजेलेट। एक एल्गा क्या है हम लोग का, डायनोफ्लैजेलेट, जो किसको शो करता है हम लोग का, मेसोकैरियोट्स का। अभी हम लोग देखे थे ना, एग्जांपल था। तो डायनोफ्लैजेलेट क्या है, मेसोकैरियोट्स को शो करता है। और देखो ये डायनोफ्लैजेलेट क्या है, एक एल्गा ही है। ठीक है, नेक्स्ट एल्गा देखो यहाँ पे ब्राउन एल्गा, ग्रीन एल्गा, रेड एल्गा, ये सब का सब क्या है, एल्गा है। लेकिन एल्गा किसको शो करता है, यूकैरियोट्स को शो करता है। तो एल्गा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो तीनों का तीनों प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक एंड मेसोकैरियोट तीनों सेल्स को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग अब हम लोग को देखना है बैक्टीरिया का कवरिंग। ठीक है, अब हम लोग को क्या देखना है यहाँ पे, बैक्टीरिया का कवरिंग। तो अब देखते हैं हम लोग बैक्टीरिया का कवरिंग क्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखते क्या है, बैक्टीरिया का कवरिंग क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे बैक्टीरिया का कवरिंग देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इस पॉइंट को देखते हैं कि बैक्टीरिया का कवरिंग होता क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बैक्टीरिया जो होता है, ठीक है, इतना तो तुम लोग मालूम चल चुका है कि बैक्टीरिया क्या होता है। ठीक है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जिसके न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, डीएनए में हिस्टोन नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल भी एब्सेंट होता है। ठीक है, एकमात्र सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट था यहाँ पे, क्या था, राइबोसोम्स, जो कि कैसा होता है, मेम्ब्रेनलेस होता है। कौन सा टाइप का होता है, 70s टाइप का होता है। ठीक है, तो जब भी पढ़ो तो एक बार रिवाइज करते करते चलो, जिससे क्या होगा, हम लोग को यहीं पे सब कुछ, ठीक है, पढ़ने के दौरान ही क्या हो जाएगा, हम लोग को सब कुछ याद हो जाए। ठीक है, अलग से कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है,
अलग से कुछ भी तुमको बैठ के याद नहीं करना है, इस लेक्चर के दौरान ही तुम क्या करो, सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में सेटअप कर लो, जिससे कि क्या होगा, तुमको एक्स्ट्रा टाइम तुमको नहीं देना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? अब देखो यहाँ पे बैक्टीरिया का हम लोग कवरिंग देखते हैं। बैक्टीरिया के पास क्या होता है, हम लोग बैक्टीरिया कवरिंग की बात करें तो बैक्टीरिया में ना सबसे अंदर की तरफ जैसे हम लोग यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं बैक्टीरिया सेल्स का, ये देखो ये क्या है, इसका बैक्टीरिया सेल्स है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या है, एक कवरिंग है, ठीक है। मान लीजिए ये वाला जो ब्लू वाला कवरिंग है, इसको मैंने क्या कहा, इसको हम लोग बोले सेल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा नाम छोड़ो, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लिख दिया, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अलावा इसके बाद होगा क्या, इसके पास और एक लेयर और एक मेम्ब्रेन, इसको हम लोग बोलते क्या है, जो जिसको हम लोग रेड से मार्किंग किया है, इसको हम लोग बोलते क्या है, सेल वॉल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है। इसके बाद सेल वॉल के ऊपर में और एक कवरिंग होगा, ठीक है, और एक कवरिंग होगा, इसको हम लोग ब्लैक से बनाते हैं, और एक कवरिंग होगा, ठीक है। ये जो कवरिंग होगा ये या तो सलाइम लेयर होगा, या तो इस लेयर को हम लोग बोलते क्या है, सलाइम लेयर होगा, या तो फिर होगा क्या, कैप्सूल, ठीक है। सलाइम का लेयर होगा या तो कैप्सूलर लेयर होगा, मतलब कुछ बैक्टीरिया में क्या होगा, सलाइम लेयर होगा, कुछ बैक्टीरिया में क्या होगा, कैप्सूल होगा। अब ये जो है ना हम लोग का, ये जो सलाइम लेयर और कैप्सूल है, ठीक है, ये बनता कैसे है, तो कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, ठीक है, या बोल सकते मेनी बैक्टीरिया secrete some extracellular material in the form of slime layer और कैप्सूल, ठीक है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, सीक्रेट करते क्या, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, एक्स्ट्रा मतलब क्या हो गया, बाहर सेलुलर मटेरियल, मतलब सेल के बाहर, अपने सेल्स के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स को सीक्रेट करते हैं, किस फॉर्म में, स्लाइम लेयर और कैप्सूल्स के फॉर्म में। तो बहुत सारे में कुछ बैक्टीरिया ऐसा होगा जिनमें कैप्सूल्स होगा, और कुछ बैक्टीरिया ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, स्लाइम लेयर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो स्लाइम लेयर होता है ना, ये जो स्लाइम लेयर होता है, पहले हम लोग देखते हैं ये जो स्लाइम लेयर है वो किस चीज का बना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो स्लाइम लेयर है वो बना होता है क्या, ग्लाइकोकैलिक्स का। किसका बना होता है, ग्लाइकोकैलिक्स का, ठीक है। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स, बोलो सर ये ग्लाइकोकैलिक्स मटेरियल क्या होता है, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना, ये बना होता है, ये पॉलीमर होता है किसका, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये पॉलीमर होता है। ये किससे पॉलीमर होता है, इसको बनाने वाला कौन है, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स स्ट्रक्चर्स है, इन स्ट्रक्चर्स को बनाने वाला कौन है, इसको बनाने वाला है कौन, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अब बोलो सर ये पॉलीसेकेराइड क्या होता है, तो देखो ये जो पॉलीसेकेराइड होता है वो क्या होता है, पॉलीसेकेराइड से पहले तुमको समझना पड़ेगा कि पॉली का मतलब क्या होता है, ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पे पॉलीसेकेराइड होगा, ठीक है, तो पॉली का मतलब क्या होता है, दो से ज्यादा। अगर सेकेराइड का मतलब क्या होता है, देखो पहले सेकेराइड का मतलब होता है शुगर, ठीक है। शुगर और ग्लूकोज, इसमें क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे हम बोलेंगे, हम लोग जो भी फूड्स खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं ना, जो भी फूड्स खाते हैं, उसमें क्या होता है, हम लोग उसमें क्या है, हम लोग का शुगर है, ठीक है। हम लोग जो भी फूड्स खाते हैं ना, उसके अंदर में क्या है, हम लोग का शुगर है, ठीक है। तो मान लो हम लोगों ने कुछ खाया, उसमें क्या था, शुगर था, इतना तो क्लियर है। अब ये जो शुगर होगा ना, ये दो टाइप का होगा, ये जो शुगर होगा ना ये दो टाइप का होगा। एक होता है क्या, मोनोसेकेराइड, एक होता है क्या, मोनोसेकेराइड, ठीक है। अब बोलो सर ये मोनोसेकेराइड क्यों समझा रहे हैं, ये डाइसेकेराइड क्यों समझा रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। अभी लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, पॉलीसेकेराइड समझना है ना, तो पहले सेकेराइड का मतलब तो समझ लो क्या होता है, सेकेराइड का मतलब क्या होता है, शुगर होता है। लेकिन तुम लोग देखोगे कुछ जगह पे शुगर यूज कर रहा है, कुछ वहीं पे तुम ग्लूकोज भी यूज कर रहा है, तुम कैसे समझोगे कहाँ पे शुगर, कहाँ पे ग्लूकोज, आखिर फंडा क्या है यहाँ पे, कहाँ पे हम लोग ग्लूकोज यूज कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग ग्लूकोज है शुगर यूज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे वही समझना है यहाँ पे। तो शुगर जो है दो टाइप का होता है, हम लोग जो भी फूड खाते हैं, ठीक है, हम लोग जो भी कुछ खाना खा रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा चीज खाए जिसमें शुगर है,
तो शुगर के अंदर में शुगर दो टाइप का है, एक है मोनोसेकेराइड, एक होता है क्या, एक होता है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड का मतलब होता है, इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिंपल शुगर। सिंपल शुगर। डाइसेकेराइड में क्या हो गया, डबल शुगर। डाई मींस क्या होता है, दो, सेकेराइड का मतलब क्या होता है, शुगर, तो क्या हो गया, डबल शुगर। यहाँ पर मोनो का मतलब क्या हो गया, वन, सेकेराइड का मतलब क्या होता है, शुगर, शुगर मतलब क्या होगा, एक शुगर। एक शुगर मतलब क्या होगा, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है, टूटा हुआ फॉर्म है ना, दो शुगर मिलकर के, दो शुगर को तोड़ के अलग कर दो तो क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया ना, तो क्या बन जाएगा, मोनो शुगर, मोनोसेकेराइड बन जाएगा। मतलब डाइसेकेराइड से क्या बन सकता है, मोनोसेकेराइड बन सकता है। जैसे मान लो डाइसेकेराइड, मान लो एक शुगर का मॉलिक्यूल है, इसको तुम जोड़ दो, लिंक कर दो, तो दो मोनोसेकेराइड आपस में मिला तो क्या बना, ये एक मोनोसेकेराइड है और ये एक मोनोसेकेराइड है। ठीक है, दो मोनोसेकेराइड, दो शुगर मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाया, एक डाइसेकेराइड बनाया, डबल शुगर को बनाया। तो मोनो और सिंपल शुगर क्या हो गया, एक सिंगल बना दो, ये अकेला क्या हो गया, ये अकेला कैसा हो गया, सिंपल शुगर है। ठीक है, क्योंकि देखो ये टूटा हुआ है ना, इसको ब्रेक कर दो, ये सेपरेट, तो कैसा हो गया, सिंगल शुगर हो गया। सिंगल शुगर बोलो, सिंपल शुगर बोलो, या फिर इसको मोनोसेकेराइड बोलो। ठीक है, तो ये जो सिंगल शुगर होता है ना, ये इजीली, ठीक है, इजीली या बोल सकते हो क्या, स्ट्रेट वे दे नीड, या बोल सकते दे नीड नो डाइजेशन, दे नीड नो डाइजेशन, इसको डाइजेस्ट का जरूरत नहीं है। क्यों, क्यों सर ऐसा क्यों है, क्योंकि ये तो डाइजेस्ट, देखो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, ये तो टूटा हुआ फॉर्म है, तो इसको ब्रेक करने से बना क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपल शुगर। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बॉडी इसको कन्वर्ट कर चुका है, तो ये बॉडी में क्या होगा, इसको डैश करने की जरूरत नहीं है, ये तो डैश ऑलरेडी हो चुका है, तो डैश नहीं होगा मोनोसेकेराइड। अब ये क्या होगा, स्ट्रेट वे, ये क्या होगा, ये जो डाइजेस्ट हो गया, ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है शुगर का, ये स्ट्रेट वे एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा इनटू द बॉडी, स्ट्रेट वे एब्जॉर्ब, या बोल सकते हैं डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी, ये बॉडी के थ्रू डायरेक्टली इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, मोनोसेकेराइड, ये वो वहां वाला क्या हो गया, डाइसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड ये सिंपल शुगर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है ना, C6H12O6। अब बोलो सर ये तो किसका फॉर्मूला है, सर ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो बहुत जगह पे शुगर टर्म यूज करता है, बहुत जगह पे ग्लूकोज टर्म यूज करता है, इसका रीजन क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डाइसेकेराइड के साथ फॉर्मूला क्या होगा, डाइसेकेराइड का फॉर्मूला होगा C12H22O11, C12H22O11 इज द फॉर्मूला ऑफ डाइसेकेराइड या फिर डबल शुगर। अब देखो यहाँ पे ये जो बना मोनोसेकेराइड, ये जो शुगर बना, ठीक है, सिंपल शुगर, ये जो मोनोसेकेराइड है ना, अगेन ये क्लासिफाइड है, इसको अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हम लोग का शुगर है ना, सिंपल शुगर या सिंगल शुगर, ये तीन टाइप का होता है। क्या क्या होता है, ये होता है तुम्हारा क्या, GFG, मतलब सर G का मतलब होता है ग्लूकोज, F का मतलब होता है फ्रक्टोज, और G का मतलब होता है ग्लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज मतलब क्या हो गया, ग्रेप शुगर। ठीक है, ग्रेप शुगर सर, अरे अंगूर खाते हो ना, अंगूर खाते हो ना, तो ग्रेप खाते हो, तो ग्रेप्स क्या है, वो एक, उसमें क्या है, उसमें जो शुगर है, कैसा शुगर है, ग्लूकोज है। ठीक है, जो हम लोग जो ग्रेप्स खाते हैं, ठीक है, उसमें जो शुगर है, कैसा शुगर है, सिंपल शुगर है। ठीक है, वो कैसा है, सिंपल शुगर। तो अगर ग्लूकोज का बात करें मतलब कैसा हो गया, वो एक ग्रेप शुगर है, मतलब वो कैसा है, वो एक सिंपल शुगर है। ठीक है, क्योंकि देखो ना, सिंपल शुगर तीन टाइप का है, ये भी शुगर है, ये भी शुगर है, ये भी शुगर है। मतलब ग्लूकोज में क्या है, ग्लूकोज में शुगर है, फ्रक्टोज भी शुगर है, और लैक्टोज भी क्या है, शुगर है। तो शुगर यहाँ पर तीन टाइप हो गए, GFG, कौन सा, तो ये जो ग्लूकोज है, कैसा शुगर है, सिंपल शुगर है ना, क्योंकि मोनोसेकेराइड तीन टाइप का है, सिंपल शुगर ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी सिंपल शुगर है, ये लैक्टोज भी कैसा है, सिंपल शुगर है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जहाँ पे ग्लूकोज टर्म यूज हो रहा है, मतलब वहां पे क्या है, किसका बात हो रहा है, वहां पे शुगर का बात हो रहा है। ठीक है, या बोल सकते हो जहाँ पे शुगर का बात हो रहा है, जहाँ पे तुम शुगर का बात कर रहे हो, कहीं पे भी अगर शुगर टर्म यूज कर रहे हैं, मतलब वहां पे किसका बात हो रहा है, ग्लूकोज का बात हो रहा है, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पे शुगर टर्म यूज हो रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे बोले क्या, शुगर इन ब्लड। ठीक है, शुगर लेवल इन ब्लड, इसका मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया, मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया।
ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है वो क्या है, शुगर ही का जो टाइप है ना, ग्लूकोज जो है वो क्या है, शुगर का ही टाइप है। तो क्या होगा यहाँ पर, ग्रेप शुगर। ठीक है, तो जहां पे भी शुगर टर्म यूज हो रहा है मतलब वहां पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ग्लूकोज टर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्लियर है। मतलब देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है ग्लूकोज का, C6H12O6। क्लियर है। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज क्या होता है, ये एक फ्रूट शुगर है, जैसे केन शुगर। ठीक है, ग्लैक्टोज ये एक मिल्क शुगर है। ठीक है, तो हम लोग बहुत ज्यादा हटके चल रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग को जहाँ पहुंचना कहाँ है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, बैक्टीरिया के बारे में। कहाँ देखो चले गए, कहाँ चले गए, यहाँ पे न्यूट्रिशन वाला चैप्टर में आ गए हम लोग, न्यूट्रिएंट वाला पार्ट में आ गए। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट वैसे अगर इस तरीके से ना तुमको, ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आगे बढ़ेगा, पॉइंट अगर इधर उधर हम लोग हट के चलेंगे ना, अपने कॉन्सेप्ट से बिखर जाएगा, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इस तरीके से लोग देखो यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग का जो पॉइंट है उसको उसके ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, इधर उधर ज्यादा जाना नहीं है। बस इतना तक समझना है हमको यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर में, ताकि हम लोग का जो अपना पॉइंट है उसको अच्छे से क्लियर कर ले दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्लियर हो चुका, तुमको समझ में आ गया ना। तो जहाँ पर भी शुगर टर्म यूज हो रहा है मतलब वहाँ पे ग्लूकोज का बात हो रहा है। तो देखो इतना तो पता चल चुका तुमको, पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड का मतलब हो गया शुगर। ठीक है, और पॉली का मतलब क्या हो गया, दो से ज्यादा, एक रहेगा तो मोनो, दो रहेगा तो डाई, दो से ज्यादा रहेगा तो पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पे देखो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, जो स्लाइम लेयर को बना रहा है, वो कैसा है, पॉलीसेकेराइड है। वो कैसा है, पॉलीसेकेराइड। मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत सारा शुगर मॉलिक्यूल आपस में मिल करके एक चेन को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये जो चेन बन रहा है ना, एक लॉन्ग चेन बन रहा है, जो कई सारे मोनोसेकेराइड के मिलने से बन रहा है, कई सारे शुगर मॉलिक्यूल्स के मिलने से बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलीसेकेराइड। क्लियर है। अब देखो ये जो पॉलीसेकेराइड किसको बना रहा है, स्लाइम लेयर को बना रहा है। यही पॉलीसेकेराइड किसको बना रहा है, कैप्सूल को भी बना रहा है। तो चाहे वो स्लाइम लेयर हो चाहे वो कैप्सूल हो, दोनों का दोनों किससे बना हुआ है, ग्लाइकोकैलिक्स से बना हुआ है, और ग्लाइकोकैलिक्स इज अ पॉलीमर ऑफ पॉलीसेकेराइड। लेकिन याद रखना स्लाइम लेयर में और यहाँ पे एक चीज होता है, यहाँ पर क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, और एक कंपोनेंट होता है ग्लाइकोलिपिड। तो यहाँ पर क्या क्या हो गया, स्लाइम लेयर में एक हो गया पॉलीसेकेराइड, जो दो हो गया क्या, ग्लाइकोप्रोटीन, और थर्ड हो गया क्या, ग्लाइकोलिपिड। क्या बोला सर, ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, ग्लाइको टर्म समझ में आ रहा। अगर शुगर मतलब या ग्लूकोज, ठीक है, अगर ग्लूकोज, ठीक है, अगर मेरे यहाँ पर क्या हो गया, मान लो क्या हो गया, ये प्रोटीन है, मान लो ये क्या है, एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन से आके कुछ ग्लूकोज वाला पार्ट आके यहाँ पे अटैच हो जाए। ठीक है, अगर प्रोटीन से आके ग्लूकोज आके बाइंड कर लिया, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको जो वर्ड आ रहा है ग्लूकोज से आ रहा है, और प्रोटीन तो मालूम है तुमको प्रोटीन, तो जहाँ पे प्रोटीन के साथ कुछ पार्ट, कुछ कंपोनेंट कैसा होगा, उसके साथ ग्लूकोज भी होगा, तो ग्लूकोज प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। सिमिलरली ऐसे ही क्या हो जाएगा, अगर प्रोटीन, अगर लिपिड के साथ, अगर यहाँ पे क्या है, एक लिपिड है, ठीक है, लिपिड है, लिपिड मतलब क्या होता है, फैट, हम लोग जो फैट खाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिपिड। अगर लिपिड के ऊपर आपके कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आके अटैच्ड हो गया है उसके साथ, ठीक है, लिंक्ड हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लूकोज प्लस लिपिड, मतलब ग्लूकोज के ग्लाइकोलिपिड। तो क्या हो गया, ग्लाइकोलिपिड। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड भी होता है यहाँ पे, किसमें, स्लाइम लेयर में। ठीक है, लेकिन कैप्सूल में यहाँ पे क्या है, ये पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है चेन है, जिससे कैप्सूल्स को बनाया जा रहा है। और इतना क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा पहले रब कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे बता रहे हैं तुम लोग को, ठीक है, जो भी डिटेल में दे रहे हैं उसको खास करके तुम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पे तुमको लिखा हुआ नहीं है, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। कुछ बात, बहुत सारा बात हम तुमको क्या कर रहे हैं, हट के भी बता रहे हैं। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट से हट के बता रहे हैं। एक्चुअली जब तक हम ये सारा बात को तुम लोग को बताएंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट बात हम लोग यहाँ पे हम लिख के दे रहे हैं, ठीक है, उसको रिटेल में दे रहे हैं, तुम लोग कोशिश करना उसको थोड़ा सा कॉपी कर लो। ठीक है, सबको बैठ के हल्का से वीडियो पॉज करो, और वीडियो पॉज करके उसको थोड़ा सा कॉपी कर लो। ठीक है, बैठ के मत रहो। चलो इतना तो समझ में आ गया तुम लोग को, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, स्लाइम लेयर क्या होता है। अब देखो हम लोग स्लाइम लेयर वाला जो लेयर है उसके बारे में डिटेल देखते हैं।
ये जो स्लाइम लेयर है ना, दे आर स्कैटर्ड, ठीक है, दे आर स्कैटर्ड ओवर द सेल वॉल। इतना तो पता चल गया कि जो स्लाइम वाला लेयर है वो सेल वॉल के ऊपर में होता है, उसके ऊपर में स्कैटर्ड करता है, उसके ऊपर में बिखरा पड़ा हुआ है। और दूसरा बात, दे आर लूजली अटैच्ड, और दूसरा बात ये जो सेल वॉल है ना, हमारी सेल वॉल है और ये सेल वॉल है, और सेल वॉल के ऊपर में क्या है, स्लाइम लेयर है। सेल वॉल के ऊपर में क्या है, ये जो स्लाइम लेयर, ठीक, हमारे ऐसे बिखरा हुआ है, ठीक है, ऐसे बिखरा हुआ। तो ये जो स्लाइम लेयर है ना, ये स्लाइम लेयर सेल वॉल के ऊपर में, तो ये जो सेल वॉल के ऊपर में स्लाइम लेयर है ना, ये लूजली अटैच है सेल वॉल से, ठीक है, ये टाइटली अटैच नहीं है, ठीक है, ये क्या है मेरा, और ये डिफ्यूज है, फैला फैला सा है। जैसे जैसे तुम देखते हो ना, गैस मोल किसका होता है, हट के रहता है, ठीक है, हट के रहता है ना, गैस मोल जितना सॉलिड क्या होता है, मोर कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। लिक्विड जो होता है थोड़ा सा उसमें सॉलिड का इंटरमोलिकुलर प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू गैसेस। और गैस में क्या होता है, एकदम ही कम होता है। सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर प्रेशर किसमें होता है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम गैस में। जैसे गैस में किसका होता है, हट के रहता है, उनकी मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज फॉर्म रहता है। तो यहाँ पर भी जो मॉलिक्यूल होगा ना स्लाइम लेयर का, वो थोड़ा सा डिफ्यूजिबल फॉर्म में होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सेल वॉल से टाइटली अटैच नहीं होता है, ठीक है ना। अगर वो टाइटली अटैच नहीं होगा, जिस वजह से क्या होगा, ये लेस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होगा। कैसा होगा, लेस कॉम्पैक्ट। क्यों, क्योंकि डिफ्यूज है ना, मॉलिक्यूल्स हट के है, तो याद रखना लेस कॉम्पैक्ट होता है स्लाइम लेयर, ठीक है, लूजली अटैच होता है सेल वॉल से, दे कैन बी इजीली वॉश्ड। अब सीधा सा बात है कि अगर ये सेल वॉल से लूजली अटैच होगा स्लाइम लेयर, तो इसको तुम हटाना चाहो, इसको वॉश करना चाहो किसी केमिकल्स के थ्रू, तो तुम इसको इजीली क्या कर सकते हो, वॉश कर सकते हो किसी केमिकल के थ्रू। अपन उसे इसको वॉश क्यों कर रहे हैं, तो हम आगे जब पढ़ेंगे, जब लोग वहां पढ़ेंगे ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो वहां पे बताएंगे हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं ताकि हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे इतना याद रखना है कि जो स्लाइम लेयर वाला लेयर सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है, वो लूजली अटैच होता है सेल वॉल से, जिस वजह से हम लोग इसको इजीली वॉश कर सकते हैं किसी केमिकल्स के थ्रू। क्लियर है। अच्छा, अब देखो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होता है स्लाइम लेयर के ऊपर में, वो कैसा होता है, थीन लेयर होता है, ठीक है। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर इन केस ऑफ स्लाइम लेयर कैसा होता है, वो थीन लेयर होता है, समझ में आया। लेकिन अगर वही ग्लाइकोकैलिक्स इन केस ऑफ कैप्सूल होगा ना, तो कैसा होगा, थिक होगा। लेकिन यहाँ पे कैसा होता है, थीन होता है। क्लियर है। अब देखो ये क्या जिसका बना हुआ है, फिर देखिए स्लाइम लेयर बना हुआ पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। अब हम नहीं बोलेंगे इस बारे में, अब ये तो बता चुके सब क्या है। फंक्शन देखो इसका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम द डिहाइड्रेशन एंड न्यूट्रिएंट लॉस। इसका काम होता है कि जो भी बैक्टीरिया के अंदर है, बैक्टीरिया सेल्स के अंदर में प्रेजेंट जो भी न्यूट्रिएंट है या फिर उनके अंदर जो भी वाटर वगैरह प्रेजेंट है, उनको लॉस होने से प्रिवेंट करता है। दैट मींस वाटर का लॉस होना मतलब डिहाइड्रेशन से क्या कर रहा है, उसको प्रिवेंट कर रहा है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी का निकलना, एक सेल से पानी का लॉस हो जाना, इवेपोरेट कर जाना, उससे उसको प्रिवेंशन कौन करता है, स्लाइम लेयर। तो पानी को अंदर में होल्ड करके रखना, ठीक है, उसको डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट कर रखना, किसका काम है, स्लाइम लेयर का काम है। और साथ ही साथ जो भी न्यूट्रिएंट इसके अंदर में प्रेजेंट है, उसको क्या कर रखना, उसको अंदर में होल्ड कर रखना, उसको लॉस होने से ये प्रिवेंट करता है। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे पूरा स्लाइम लेयर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखना है कैप्सूल क्या होता है। कैप्सूल देखो यहाँ पे क्या है, टफ कवरिंग है। कैप्सूल कैसा होता है, एक टफ कवरिंग होता है, ठीक है, सराउंडेड द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल के चारों तरफ सराउंडेड होता है, ठीक है, कैन नॉट बी इजीली रिमूव थिकर देन द स्लाइम लेयर, और इसको हम लोग आसानी से रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि याद रखना ये जो कैप्सूल वाला लेयर होता है ना, ये क्या होता है, सेल वॉल से एकदम टाइटली अटैच होता है, ठीक है, उसके साथ एकदम टाइटली अटैच होने की वजह से क्या होता है, ये मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। अब तुम अगर ये जो स्ट्रक्चर्स ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, अगर तुम चाहो उसको किसी केमिकल्स के थ्रू उसको सेपरेट आउट कर ले, तो इसलिए वॉश्ड अप नहीं हो सकता, उसको इसलिए तुम हटा नहीं सकते हो, क्योंकि उसका जो एडिशन है सेल वॉल के साथ, ठीक है, जो अटैचमेंट है, जो बॉन्ड है सेल वॉल के साथ, वो क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इसलिए वॉश अप नहीं कर सकते हैं। अब इसका दो काम क्या होता है, और इसका काम क्या होता है, हेल्प इन एडिशन। इसका काम होता है चिपकना। एडिशन मतलब किसी चीज से चिपकने में हेल्प करता है। जैसे बैक्टीरिया किसी होस्ट बॉडी से जब ये अटैच होता है किसी ह्यूमन बॉडी या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जब ये एडिशन चिपकता है ना, तो उसको क्या करता है, ये हेल्प करता है, किसी कैप्सूल हेल्प करता है उससे एडिशन में। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो कैप्सूल वाला लेयर्स है ना, ये कैप्सूल वाला लेयर्स जो होता है बच्चों, ये होता है एडेसिव नेचर का। ये कैसा होता है, गमी एंड एडेसिव नेचर का होता है। ये थोड़ा सा चिपकने वाला नेचर का होता है। तो जहां पर भी जिस होस्ट बॉडी पर भी बैक्टीरिया जाता है, वहां पर ये होस्ट बॉडी से उसको अटैच करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है क्या, सेल वॉल, हम लोग सेल क्या देख लिए,
सेल वॉल देख चुके ना, सेल वॉल देख लिए, सेल वॉल के ऊपर हम लोग स्लाइम लेयर देख लिए, कैप्सूल देख लिए। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखो क्या है, इनर मेम्ब्रेन, सबसे अंदर का जो मेम्ब्रेन है जो उसके साइटोप्लाज्म को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, उसको हम लोग बोले क्या, सेल मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसका तीसरा नाम क्या है, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा जो कैसा है, उसके प्रोटोप्लाज्म का इनर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होगा, साइटोप्लाज्म, उसका न्यूक्लियस के चारों तरफ का कवरिंग है। न्यूक्लियस तो सिर्फ नहीं है इसमें, लेकिन न्यूक्लियर रीजन तो है ना, उतना डिफाइन नहीं है। ठीक है, लेकिन हल्का सा न्यूक्लियर रीजन बन रहा है जहां पे इसको जीनोफोर बोल रहे हैं। ठीक है, वेल डिफाइन नहीं है। ठीक है, लेकिन हल्का सा जो न्यूक्लियर रीजन है उसको और साइटोप्लाज्म को मिला के क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं, जो कि उस प्रोटोप्लाज्म को कवरिंग किया हम लोग का सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे आते हैं मिडिल लेयर। तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और क्या क्या डिस्कस किए हम लोग स्लाइम लेयर, सेल वॉल के ऊपर जो एक्स्ट्रा एडिशनल कवरिंग था स्लाइम लेयर और कैप्सूल के फॉर्म में, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और बताएंगे, जो जिस बैक्टीरिया के अंदर में कैप्सूल होगा ना, वो बैक्टीरिया कैसा होगा, वो बैक्टीरिया क्या होगा, वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होगा, वो बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है, जैसे कि तुम देखोगे जिस बैक्टीरिया के अंदर में कैप्सूल होगा ना, उसको बोलेंगे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या है हम लोग का, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वायरुलेंट बैक्टीरिया। तो जो भी जहां पर भी वायरुलेंट का ऐड हो रहा है, मतलब कैसा है, वो डिजीज कॉजिंग जर्म्स है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, वो किसी न किसी तरह का डिजीज कॉज करने वाला बैक्टीरिया है। तो ऐसा बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया या फिर वायरुलेंट बैक्टीरिया, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो टीबी होता है ना, ठीक है, जो टीबी होता है, वो टीबी किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो क्या है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। क्लियर है? चलो अब हम लोग देखते हैं कि मिडिल लेयर जो होता है, वो मिडिल लेयर क्या होता है, वो सेल वॉल का बना होता है। क्योंकि हम लोग देखें ना, सबसे अंदर वाला क्या था, सेल से प्रोटोप्लाज्म का बड़ी क्या था, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद मिडिल लेयर क्या था, सेल वॉल, उसके बाहर क्या था, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। बना नहीं यहाँ पे तुमको बता चुके सब। ठीक है, तो मिडिल लेयर जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्या चीज का बना होता है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ एक कंपोनेंट, एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है क्या, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है क्या, सेल वॉल। तो बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा तुमको एग्जाम में कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, ये आया हुआ तुम्हारा एम्स में या फिर आया हुआ तुम्हारा जिपमर में। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन जो क्या होता है, सेल वॉल को बनाने वाला कंपोनेंट होता है, जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं क्या, म्यूकोपेप्टाइड। म्यूकोपेप्टाइड या फिर इसको और एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं क्या, म्यूरिन। तो म्यूकोपेप्टाइड, म्यूरिन या फिर बोल सकते हैं पॉली, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन आर द पॉलीमर्स ऑफ, ये जो पॉलीमर होता है किसका होता है, NAG और NAM। अब बोलो से NAG NAM क्या होता है, N का NAG का फुल फॉर्म होता है N एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, और NAM का मतलब होता है N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। बोलो क्लियर है? तो मिडिल लेयर इज मेड अप ऑफ, मिडिल लेयर इन केस ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, जिसको हम लोग म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं और इसको हम लोग म्यूरिन भी बोलते हैं। एंड दिस पेप्टिडोग्लाइकेन स्ट्रक्चर्स इज अ पॉलीमर ऑफ नाग एंड नाग जो नाग का फुल फॉर्म क्या होता है, इन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एंड इन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, ये सब का सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग खास करके ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे देखो हम लोग को डिस्कस क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना है। यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है यहाँ पे, क्या एक स्ट्रक्चर से क्या, फिम्बरी एंड पीली। फिम्बरी और पीली होता क्या है, ठीक है, फिम्बरी और पीली होता क्या है। फिम्बरी देखो वो होता है जो कैसा होता है, जो सॉल्ट स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, ये तो बैक्टीरिया दिख रहे हो ना, ये बैक्टीरिया दिख रहा है, तो बैक्टीरिया में ये जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो रेड कलर का है, बैक्टीरिया में जो छोटा छोटा रेड कलर का दिख रहा है, रेड से इसको मार्किंग करते हैं, ज्यादा विजिबल होगा। ये जो रेड कलर का मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जो कैसा है, शॉर्ट है। ठीक है, ये कैसा है, शॉर्ट है, छोटा छोटा है, छोटा छोटा है और बहुत सारा है, बहुत सारा है ना। ठीक है, मोरिन नंबर है, मोरिन नंबर है। जो छोटा छोटा है, बहुत सारे हेयर के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिम्बरी। फिम्बरी। और ये जो फिम्बरी है ना, ये पूछा भी जाता है, ये फिम्बरी किस प्रोटीन का बना होता है। दिस फिम्बरी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, दिस प्रोटीन इज नोन एज फिम्ब्रिलिन।
फिब्रिलिन। तो फिब्रिलिन प्रोटीन का बना होता है क्या, फिब्रि जो कि शॉर्ट इन स्ट्रक्चर्स होता है और एक मोर इन नंबर होता है, ये कई सारे नंबर्स में होता है और ज्यादा नंबर में होता है। अब एक स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या, पीली। पीली क्या होता है, पीली देखो यहाँ पे जो हम देखा है, यहाँ पे जो ब्लैक कलर का यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो, ठीक है, जिसका लेंथ क्या ज्यादा है, मोर इन नंबर, ठीक है, ये क्या है, लॉन्गर इन लेंथ है ना, ठीक है। तो पीली जो होता है वो क्या होता है, लॉन्गर इन लेंथ, ये लेंथ में क्या होता है, ज्यादा होता है और फ्यू इन नंबर होता है, कुछ नंबर में होता है, फ्यू इन नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीली बोलते हैं। और ये पीली किस प्रोटीन का बना होता है, ये बना होता है प्रोटीन का, जिस प्रोटीन का नाम क्या है, इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं क्या, पीलिन, ठीक है, ये नोट्स में वहां पे दिया हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ तुम्हारा पीलिन प्रोटीन का, ठीक है। तो समझ में आया। अब पीली क्या होता है, फिब्रि क्या पता चल गया तुमको। अब फंक्शंस क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि देखो ये दे हेल्प टू बैक्टीरिया, दे हेल्प द बैक्टीरिया टू अटैक द होस्ट बॉडी। इसका भी काम क्या है, वही नॉर्मली किसी होस्ट बॉडी या फिर किसी ह्यूमन बॉडी के पास अगर गया, ठीक, किसी भी सेल बॉडी, ह्यूमन बॉडी नहीं बोल सकती, कोई भी ऑर्गेनिजम्स में जहां पे अपने आप, जहां पे अटैक कर सकता है, ठीक है, जहां पे इसको अपने न्यूट्रिशन मिल सकता है, ठीक है, तो वहां पे ये बैक्टीरिया या होस्ट बॉडी पे जाता है और वहां पे इसको अटैचमेंट करने में कौन हेल्प करता है, इसका फिब्रि और पीली। लेकिन याद रखना, ये फिब्रि और पीली जो होता है ये बैक्टीरिया के मोटिलिटी में हेल्प नहीं करेगा। दैट मींस मोटिलिटी का मतलब बैक्टीरिया को मूवमेंट करने में हेल्प नहीं करता है। तो बैक्टीरिया को मूवमेंट करने में कौन हेल्प करता है, फ्लैजिलम। अभी बताया तुम लोगों को, फ्लैजिलम के थ्रू बैक्टीरिया अपने आप को मोटिलिटी वाला, ठीक है, मोटिलिटी को शो करता है। सर मैं नोट पॉइंट फॉर एम्स एंड जिगमर, यहाँ पे देखो एम्स और जिगमर का कुछ नोट पॉइंट है। यहाँ पे बोला ऑल द प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, ठीक है। क्या बोला है, जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे उनके चारों तरफ, उनके सेल्स के चारों तरफ, मतलब सेल के चारों तरफ, मतलब क्या है, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ, क्योंकि सेल वॉल कहाँ पे होता है, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ का कवरिंग होता है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे उनके सेल्स में प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वॉल्स होगा ही होगा। लेकिन इन केस ऑफ बात करें माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा ऐसे प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, मतलब उनमें सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ जो सेल वॉल कवरिंग होता है वो सेल वॉल कवरिंग यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। किसमें, माइकोप्लाज्मा के अंदर में। बोलो क्लियर है, ये वेरी आई होगी, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल वॉल, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ठीक है। जितने सारे यूकैरियोट्स होते हैं ना, उनमें सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बनाता है। और सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है, बीटा डी ग्लूकोज का। ये याद रखना फिर जब लोग पढ़ेंगे क्या बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर, तो वहां पे डिस्कस करेंगे बीटा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, वो सारा बात वहां पे डिस्कस होगा। फिर हमें बस इतना याद रखना है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके सेल वॉल सेलुलोज का बनाता है और सेलुलोज इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज का टाइप होता है, यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है। अब हम लोग देखना है क्या है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो में यहाँ पे क्या देखना है, एक सेल है उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड किया, ठीक है, छोटे छोटे कई सारे, मतलब कितना 27 नंबर ऑफ क्यूब्स में क्या किया, क्यूब्स में इसको डिवाइड कर लिया, सेल को क्या किया, छोटे छोटे साइज कर लिया। इससे क्या फायदा होगा, सेल जितना छोटा होगा, सेल जितना छोटा होगा उसका सरफेस एरिया क्या होता है, उतना ज्यादा होता है। सेल्स क्या होगा, जितना छोटा होगा उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सेल जितना बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया उतना कम होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वही देख रहे हैं कि एक बड़ा सा सेल्स है, मैंने इन सेल्स को क्या किया, डिवाइड करके 27 नंबर ऑफ क्यूब्स में इसको हम लोग अरेंज कर दिए। यहाँ पर देखो एक क्यूब है, यहाँ पर कितना है, 27 क्यूब है यहाँ पे। तो एक सेल्स को हम लोग 27 नंबर क्यूब में क्या कर दिए, इसको डिवाइड कर दिए। तो ऐसे क्यों किए, ताकि इसका सरफेस एरिया क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो बोल सकते हैं क्या सेल के साइज के सच में सेल की एक्टिविटी से कोई संबंध है? हाँ, सेल जितना छोटा होगा उनका एक्टिविटी उतना फास्ट होगा, सेल जितना बड़ा होगा उसका एक्टिविटी क्या होगा, उतना कम होगा, ठीक है। तो जो ऑर्गन को जिस ऑर्गन को ज्यादा काम करना होता है ना, जिस मान लो जो कोई ऑर्गन है
जिस ऑर्गन को ज्यादा काम करना होता है उसका जो सेल्स होगा छोटा साइज का होगा, उनके सेल्स जो होंगे छोटे साइज के होंगे, और छोटे साइज होने की वजह से क्या होता है, मोर एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब मेटाबॉलिकली लेस मोर एक्टिव सेल्स, मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव सेल आर स्मॉलर इन साइज। मतलब सेल जितने छोटे होगा, सेल जितना छोटा होगा, सेल्स उतना क्या होगा, मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन जिस ऑर्गन को कम काम करना होता है, ठीक है, जिस ऑर्गन कम काम करना होता है उनके सेल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और बड़ा होने की वजह से क्या होता है, उसका सरफेस एरिया कम होता है। दैट मींस वो सेल उतना डोर्मेंट नेचर का होगा, उतना कम काम करेगा और वो मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव होगा। ठीक है, मेटाबॉलिकली क्या हो जाएगा, वो लेस एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब सेल जितना छोटा उसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो उतना ज्यादा। अब यहाँ पे लोग यही देखना है कि सरफेस एरिया बढ़ने से सेल जितना छोटा होगा उसका सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहले हम समझते क्या है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है यहाँ पे सरफेस बाय में वॉल्यूम, सरफेस से लेकर के वॉल्यूम तक का लोग रेशियो देख रहे हैं। ठीक है, मतलब सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो। सरफेस मतलब क्या होता है, सरफेस का मतलब क्या होता है, इट इज अ साइड। सरफेस क्या होता है, इट इज अ साइड वेयर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। ये वो एरिया होता है, ये वो जगह होता है, ये वो साइड होता है जहां से किसी मटेरियल का आना जाना होता है। कोई भी मटेरियल अगर सेल्स के अंदर में आना चाहे तो वो कहां से आएगा, सेल सरफेस से आएगा। किसी मटेरियल को सेल के बाहर जाना है तो वो मटेरियल सेल के सरफेस होके जाएगा। दैट मींस ये जो सरफेस हो गया, मान लीजिए सरफेस है सेल का, ये सरफेस यहां से मटेरियल का क्या हो रहा है, इन कर रहा है, जैसे मटेरियल आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये बोल सकते हो तुम कि सरफेस इट इज साइड वेयर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। ये वो जगह होता है जहां से किसी मटेरियल का क्या होता है, लेन देन होता है। दूसरा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, जहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहा होता है, जहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहा होता है। तो जहां पे वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, जहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहा है। मतलब देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि जिन सेल्स का सरफेस एरिया एज कंपेयर टू वॉल्यूम ज्यादा होता है। ठीक है, ध्यान से सुनो क्या बोलना चाह रहे हैं, जिस सेल्स का सरफेस एरिया एज कंपेयर टू वॉल्यूम ज्यादा होता है, मतलब जिस सेल्स का सरफेस ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा वॉल्यूम से, वो सेल्स क्या होगा, उन सेल्स में बाहर से ज्यादा मटेरियल, ज्यादा न्यूट्रिएंट अंदर की तरफ आएंगे। दैट मींस वो सेल्स अपने अंदर ज्यादा एनर्जी को बना सकता है, वो सेल्स अपने अंदर ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है, वो सेल्स ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। दैट मींस जितना सेल छोटा है उसका सरफेस एरिया मतलब ज्यादा है, दैट मींस वो सेल्स मोर एक्टिव है। ठीक है, मतलब वो मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव है। ठीक है, लेकिन जिस सेल्स का क्या है, सरफेस एरिया एज कंपेयर टू वॉल्यूम क्या है, कम है। ठीक है, मतलब उसका वॉल्यूम ज्यादा है, सरफेस एरिया कम है, मतलब उस सेल्स का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। दैट मींस उसका जैसे सेल्स का साइज जब बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम होगा। सरफेस एरिया अगर कम होगा तो बाहर से मटेरियल उतना ही कम आएगा, मतलब वो सेल्स उतनी कम एनर्जी को बना पाएगा, उतनी कम एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएगा और उतनी कम एनर्जी को रख पाएगा। दैट मींस वो कैसा होगा, मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव सेल्स होगा, उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगा, स्लो होगा। क्लियर है? तो जितना सेल्स छोटा है उतना क्या है, सेल्स मोर एक्टिव है। इतना क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे क्या देखना है, अब हम लोग यहाँ पे देखना है ये जो सेल्स छोटा है उसका सरफेस एरिया कैसे ज्यादा हो रहा है, सेल्स बड़ा हो रहा है सरफेस वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है, वो देखना है। जैसे मान लो क्या हो गया, जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, मान लो क्या है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला, पहले इसका फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लेंथ, ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू 6, यही होगा। जो लेंथ होगा उसका लंबाई होगा और जो क्या होगा उसका चौड़ाई होगा, वो उसको मिलाकर क्या बोलती है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हो गया लेंथ विड्थ इनटू 6, और उसका अगर हम बात करें वॉल्यूम का क्या होगा, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, देखो वॉल्यूम लेंथ इनटू
विथ इंटू लेंथ विथ इंटू डेप्थ, ठीक है, लेंथ विथ इंटू डेप्थ, ये क्या हो गया हम लोग का वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पे देखो सरफेस एरिया का क्या होगा फॉर्मूला, लेंथ इंटू विथ इंटू 6, क्योंकि x क्यूब में कितना सरफेस एरिया हो सकता है 6, ठीक है ना, 6 साइड होगा ना, देखो ये क्यूब है ये वाला, कितना साइड है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 2 3 4 5 और इधर 6, ठीक है। तो एक क्यूब में कितना होता है 6 सरफेस एरिया होता है, एक क्यूब में क्या होता है 6 सरफेस एरिया, एक क्यूब में कितना होता है 6 सरफेस एरिया। अब देखो यहाँ पे, अब मान लो क्या हो गया, एक सेल है, हम लोग सिलेक्ट कर लिए, एक सेल क्या है क्यूब के समान है, तो क्यूब में कितना सरफेस होगा 6 सरफेस होगा, ठीक है। मान ले क्या इसका लेंथ, मान ले क्यूब बनाया हम लोग यहाँ पे, मान लो क्या बनाया हम लोग, एक क्यूब बनाया। अब इस क्यूब का क्या हो गया, हम लोग लेट कर लिए, ये जो क्यूब है हम लोग का, ठीक है, इसका लेंथ हाइट, ठीक है, लेंथ सॉरी विड्थ और इसका डेप्थ, मतलब इसका लेंथ चौड़ाई और इसका डेप्थ कितना है 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, सब क्या है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया निकालो, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू 6, लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ कितना है इसका 1 सेंटीमीटर, विड्थ कितना है इसका 1 सेंटीमीटर, इनटू क्या हो गया इसका 6 साइड, कितना हो गया 6 सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम क्या हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब इसका लेंथ भी 1 ही है, विड्थ भी 1 ही है, डेप्थ भी क्या 1 है, तो क्या हो जाएगा इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका सरफेस वॉल्यूम से क्या हो गया, सरफेस टू वॉल्यूम से क्या है इसका 6:1, 6 क्या है इसका सरफेस एरिया ना, 1 क्या है इसका वॉल्यूम, तो क्या हो गया इसका 6:1 है, ठीक है। कब, जब इसका लेंथ हम लोग क्या माने 1 सेंटीमीटर का माने, विड्थ 1 सेंटीमीटर माने और डेप्थ क्या 1 सेंटीमीटर का माने। अब क्या करिए हम लोग, अब इस सेल का साइज को तुम बढ़ाओ, सेल का साइज को तुम बढ़ा दो, ठीक है। अब सेल का साइज बढ़ेगा तो इसका क्या हो जाएगा, लेंथ भी बढ़ेगा, लेंथ कितना हो गया, मान के हो गया लेंथ का लेंथ क्या 2 सेंटीमीटर लेंथ हो गया, विड्थ कितना हो गया इसका 2 सेंटीमीटर हो गया, डेप्थ कितना हो गया इसका 2 सेंटीमीटर हो गया। कब, जब सेल्स को हम लोग इसका साइज को बढ़ाया, यहाँ पे क्या किया हम लोग साइज को इंक्रीज किया, ठीक है। तो यहाँ से सरफेस एरिया निकालो, सरफेस एरिया क्या क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया आप देखो क्या निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 6 होगा, 2 2 4 4 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम निकालो, यहाँ पे वॉल्यूम निकालोगे तो आएगा यहाँ पे देखो 2 इंटू वॉल्यूम क्या हो गया यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 2 2 4 4 2 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या हो गया एसबी रेशियो क्या हो गया, यहाँ पे सरफेस एरिया कितना है 24, वॉल्यूम कितना है इसका 8, इसको घटाओ 8 1 8 8 3 24 कितना हो गया 3:1, तो अब यहाँ पे सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो गया इसका 3:1, इसको ब्रैकेट में करो, इसको स्क्वायर में अंदर कर लो, इसको भी अंदर कवर करो, ठीक है। फिर और सेल का सरफेस एरिया बढ़ा दो, सॉरी सेल का साइज बढ़ाओ, और सेल का साइज बढ़ा दिए, ठीक है, मान लो सेल का साइज और बड़ा कर दिया, ठीक है। ये लो फर्स्ट केस था, ये था हम लोग केस 1, ये हम लोग क्या था केस 2, ये हम लोग क्या हो गया केस 3, और सरफेस एरिया और सेल का साइज बढ़ा दिए तो अब सेल का साइज यहाँ पे बढ़ा है तो क्या हो गया इसका लेंथ भी बढ़ गया इसका 3 सेंटीमीटर, विड्थ भी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट भी कितना हो गया इसका 3 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया इसका मतलब वही डेप्थ, ठीक है, डेप्थ भी लिख सकते हो, हाइट लिखो जो भी 3 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करो इसको, इसका सरफेस एरिया निकालो, सरफेस एरिया क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 6 कितना हो गया 3 3 9 9 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3
कितना हो गया 3 3 9, 9 3 27, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। इसका निकालो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो कितना हो गया, सरफेस एरिया कितना है 54 रेशियो वॉल्यूम कितना है 27, कितना हो जाएगा, सो कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 बढ़ गए, ठीक है, 24 54, तो कितना हो गया यहाँ पर सरफेस वॉल्यूम रेशियो 2 रेशियो 1, 2 रेशियो 1। यहाँ पर सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या था 6 रेशियो 1, यहाँ पर सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 रेशियो 1। तो तुम क्या देख रहे हो, तुम यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या है 6 रेशियो 1 है, यहाँ पे सरफेस वॉल्यूम रेशियो केस 2 में क्या है 3 रेशियो 1, केस 3 में सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या है 2 रेशियो 1। मतलब जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ रहा है, यहाँ पे सेल का साइज क्या था 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या था 2, यहाँ पर क्या किए 3 किए, तो जैसे जैसे हम सेल का साइज बढ़ा वैसे वैसे वहां पर क्या हो गया उसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो कम हो गया। तो सेल का साइज बढ़ा तो उसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या हो गया उतना ज्यादा हो गया, सॉरी कम हो गया। सेल जितना छोटा था उसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या क्या था उतना ज्यादा था। देखो यहाँ पे सरफेस वॉल्यूम रेशियो कितना है 6 रेशियो 1 है, यहाँ पर सेल का साइज बढ़ा है 3 रेशियो 1 और सेल का साइज बढ़ा दिया 2 रेशियो 1, तो यहाँ पर सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या हो गया घट गया। तो जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे सेल का साइज इंक्रीज करेगा उसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या होगा उतना कम होगा, मतलब वो लेस मेटाबॉलिकली क्या हो जाएगा लेस एक्टिव हो जाएगा, उनमें न्यूट्रिएंट क्या होगा उतना कम आएगा, मतलब उतना जितने न्यूट्रिएंट कम आएगा एनर्जी कम बनाएगा, एनर्जी कम कंज्यूम करेगा, मतलब उतनी एनर्जी को कम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो सेल जितना छोटा उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा, सेल जितना ज्यादा बड़ा उसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या होगा उतना कम। क्लियर हुआ, ये बात प्रूव हुआ। दूसरा बात और देखो यहाँ पे, दूसरा बात देखो यहाँ पे, सेल जितना छोटा था, सेल यहाँ पे क्या था बहुत छोटा था, तो यहाँ पर देखो जो सरफेस एरिया था वो क्या है उसके वॉल्यूम से ज्यादा है। सीधा सवाल, सेल जितना छोटा है, मान लो एक सेल है और ये एक बड़ा सा सेल है, ये जो सेल है इसका साइज क्या है छोटा है, तो क्या है इसका सरफेस एरिया ज्यादा है लेकिन देखो इसका वॉल्यूम क्या है कम है। तो सेल जितना छोटा है, सेल जितना छोटा है उसका सरफेस एरिया क्या होगा उतना ज्यादा होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा उतना कम होगा। सेल जैसे साइज को बढ़ाएगा, ठीक है, जैसे 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 हम सेल का साइज को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा सेल का सरफेस एरिया कम हो जाएगा और उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। देखो ना यहाँ पर सरफेस एरिया क्या था जब छोटा था 6 था, या वॉल्यूम क्या 1 था, यहाँ पर सेल का साइज और बढ़ा दिए तो सरफेस एरिया तो घट के कितना हो गया 3 हो गया और वॉल्यूम कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे इसके यहाँ पर वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बीच में डिफरेंस क्या है बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। यहाँ पर जो सरफेस एरिया वो क्या है 6 टाइम वॉल्यूम का, यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है 3 टाइम्स है, ठीक है। मतलब यहाँ पे धीरे धीरे जैसे सेल का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होते जा रहा है। यहाँ पर 6 टाइम था सरफेस एरिया, यहाँ पर क्या हो गया 3 टाइम्स हो गया और सेल का साइज को बढ़ा दो और वहां पे जो क्या हो गया सरफेस एरिया और कम हो गया, देखो यहाँ पर सरफेस एरिया 2 हो गया, मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया। मतलब जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो गया देखो सरफेस एरिया का और वॉल्यूम के बीच का जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम होते चल जा रहा है। जितना सेल छोटा होगा उतना क्या होगा सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बीच का डिफरेंस होगा। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंस, यहाँ पर उससे कम डिफरेंस और यहाँ पे और भी कम डिफरेंस हो गया, ठीक है। यहाँ लगभग बहुत करीब आ चुका है, ठीक है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, ठीक है। तो इस तरह से इतना पता चल चुका है हमको कि सेल जितना छोटा होगा उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा, मतलब उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा और उसका वॉल्यूम क्या होगा कम होगा। क्लियर, क्लियर है। स्मॉलर सेल ग्रेटर सरफेस एरिया, ठीक है, सेल जितना छोटा होगा सरफेस एरिया उसका उतना ही ज्यादा होगा उसका किससे वॉल्यूम से, ठीक है, उसका सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा वॉल्यूम से और साथ ही साथ उसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो भी ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर है। और सेल जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या होगा उतना कम होगा और उसका सरफेस एरिया उसके वॉल्यूम से क्या होगा कम होगा, मतलब बड़ा सेल का वॉल्यूम ज्यादा होगा सरफेस एरिया क्या हो गया कम हो गया। बोलो क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो हम लोग को आना क्या आपने, मतलब स्मॉलर सेल मतलब एक सेल छोटा क्यों होता है क्योंकि वो ज्यादा अपने आप को एक्टिव रह सके, अपने आप को ज्यादा एक्टिव रह सके, ठीक है, मतलब स्मॉलर सेल आर मोर मेटाबॉलिक एक्टिव, ठीक है। सेल जितना छोटा होगा वो उतना मेटाबॉलिकली क्या होगा एक्टिव होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है
the smaller cells have the more surface volume ratio. अभी हम लोग देखें ना, जो छोटा सेल्स होगा उसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन सरफेस वॉल्यूम रेशियो ज्यादा तो होगा लेकिन उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम से ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है, मतलब स्मॉलर सेल्स का मोर सरफेस एरिया एज कंपेयर्ड टू वॉल्यूम। क्लियर है? दूसरा बात देखो यहाँ पे मोर न्यूट्रिएंट अपटेक। अब सेल का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, ठीक है, सीधा सा बात है, एरिया जितना ज्यादा होगा न्यूट्रिएंट को उतना अंदर आने का जगह मिलेगा ना। एरिया जितना कम होगा उतना न्यूट्रिएंट कम आएगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट अंदर आएगा। समझ में आ रहा है बोलने का मतलब? तो एक छोटा सा सेल होने का मतलब क्या है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा, देखो ना, अगर मान लीजिए पेन है, ये पेन है, ये इसका एक सरफेस एरिया है, ठीक है, इसको क्या कर दो, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, इसको दो हिस्सों में तोड़ दो। वहां पर हम लोग एक बड़ा सा सेल्स को, एक बड़ा सा क्यूब्स को डिवाइड किए थे किसमें, 27 नंबर ऑफ क्यूब्स में डिवाइड किए थे ना, इसको डिवाइड कर दो दो में। तो जितना जो भी चीज जितना छोटा होगा उसका सरफेस एरिया बढ़ता है और वो चीज क्या होता है, उतना एक्टिव होता है। इसको तोड़ो, पहले सरफेस एरिया था नहीं था, पहले सरफेस एरिया नहीं था, अब ये भी सरफेस एरिया बढ़ा, ये भी सरफेस एरिया बढ़ गया। अब यहाँ से भी न्यूट्रिएंट अंदर आ जा रहा है, यहाँ से भी न्यूट्रिएंट अंदर जा रहा है, लेकिन अब इसको जोड़ दो तो ये अभी एक ही सरफेस एरिया है, तोड़ दो ये भी सरफेस एरिया बढ़ गया, ये भी सरफेस एरिया बढ़ गया। तो जो चीज जितना छोटा होता है उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा बढ़ता है, एरिया ज्यादा मतलब न्यूट्रिएंट उतना ज्यादा अंदर आएगा। समझ में आ रहा? अगर जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट आएगा उतना ज्यादा एनर्जी बनाएगा वो, ठीक है, जितना ज्यादा एनर्जी बनाएगा मतलब उसको उतना ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, मतलब उतना ज्यादा क्या होगा, एक्टिव सेल्स होगा, मतलब जल्दी एनर्जी बनाएगा, जल्दी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, जल्दी एनर्जी को स्टोर करेगा, जो उतने ज्यादा एनर्जी को खर्च भी करेगा, मतलब उससे बहुत एक्टिव होगा। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे क्या हो गया, the smaller cell have the more surface volume ratio, उसका सरफेस एरिया क्या हो सकता है, वॉल्यूम से ज्यादा होगा, एंड मोर न्यूट्रिएंट ज्यादा आएगा उसमें, न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ेगा, उसका अपटेक क्या होगा, उसका बढ़ेगा, ठीक है, और साथ ही साथ उससे ज्यादा ही ज्यादा एक्टिव होगा, उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होगा। क्लियर है?